हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 साइंस एनसीईआरटी क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब इसमें बच्चों देखेंगे हम पहले रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिएक्शन? फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी दो चीज आपस में रिएक्ट कर रही है A प्लस बी तो फॉर्म होता है C, उसे कहते हैं रिएक्शन। A प्लस बी आपस में रिएक्ट करके C बनाते हैं। कैसा रिएक्शन होता है? दो टाइप का रिएक्शन भी होता है बच्चों, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये सब हम हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप देखते हैं वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड स्टेट में अब यही सॉलिड स्टेट में क्या बनता है? वाटर आइस बन जाता है। और फिर गैशियस स्टेट में उसको हीट करने पे क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। ये होता है। अब इसका ही रिवर्स भी हम कर सकते हैं, इसका उल्टा। जैसे स्टीम को कूल करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? वाटर बन जाएगा। और वाटर को हम फर्दर कूल करेंगे तो क्या बनेगा? आइस बन जाएगा। ये होता है फिजिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन को हम देख सकते हैं फिजिबली नेकेड आइस से, और जो रिएक्शन रिवर्स भी होता है। जैसे ये रिएक्शन हमने देखा वाटर का, रिवर्स भी होता है। तो ये होता है फिजिकल रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? फिजिकल रिएक्शन। कोई भी चीज़ जो हम विजिबल कर सकते, देख सकते हैं, और वो रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है, उसे कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। और दूसरा है केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों चलो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? कोई भी रिएक्शन जो इंटरनली चेंजेस लाते हैं। जैसे आपस में रिएक्ट किए A प्लस बी, और जो तीसरा कंपाउंड है वो एकदम ही अलग रहेगा C, और वो कंपाउंड जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट, वो फिर से रिएक्टेंट नहीं बना सकता। जैसे कि हमने फिजिकल चेंज में देखा था, वाटर से आइस, आइस से वाटर बन सकता है, रिवर्सिबल है। लेकिन इस केस में A प्लस बी कंबाइन होकर C बनाते हैं, तो C से हम वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते केमिकल रिएक्टेंट। समझे बच्चों? चलो एक डेली लाइफ का सबसे सिंपल एग्जांपल आप लोग को बताते हैं। जैसे कि हम मिल्क देखते हैं, दूध। दूध को कुछ टाइम तक हम बाहर रख दिए, गर्मी में तो ज़्यादातर देखने मिलता है कि वो दूध फट जाता है, तो वो दूध से हम पनीर बना लेते हैं। कभी आपने देखा है बच्चों पनीर से हम वापस दूध बना लें? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज अपने आप में ही इरिवर्सिबल होता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच। और एग्जाम्पल जैसे ग्रेप्स हुआ, ग्रेप्स वैसे खाते हैं हम नॉर्मली, और उसको फर्मेंट भी किया जाता है, फर्मेंट करके भी उसका बन जाता है। क्या वो हम फर्मेंटेड जूस से हम वापस ग्रेप्स बना सकते हैं? नहीं बच्चों। वैसे ही हमारे खाने के साथ भी होता है। रॉ मटेरियल्स जो भी हम लाते हैं, वेजिटेबल्स हुआ, राइस हुआ, वो सब हम कुक करते हैं। क्या उसको कुक करने के बाद हम फिर से उसको रॉ बना सकते हैं? नहीं बच्चों। तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस। चलो अब हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। केमिकल इक्वेशन, ये सब एक्टिविटी आप रीड करना, आपके स्कूल में खुद ही एक्सपेरिमेंट कराएंगे ये एक्टिविटी के ऊपर। चलो हम इसको ऐसे बता देते हैं कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा लैब में। आप लोग को लैब जाने की कितनी क्यूरियोसिटी रहेगी कि लैब लेके जाया जाए। चलो इसमें ही कुछ विजुअलाइज करते हैं। ये देखो बच्चों, ये जो छोटा सा सॉसर जैसा दिख रहा है उसे हम कहते हैं वॉच ग्लास। वॉच ग्लास। और ये है बर्नर, और ये टोंग। अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक टोंग में रिबन, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा जाता है। एक टोंग से उसको होल्ड करना है और बर्नर से उसको बर्न करना है। जो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, तो उसके कुछ एशेस आपको दिख रहे हैं बच्चों वॉच ग्लास में। तो ये एशेस गिरते हैं। एशेस जो गिरते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि बर्न तो मैग्नीशियम रिबन को किया जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है? ये एक जादू की तरह लगता है। लेकिन बच्चों ये कोई जादू नहीं है, ये है केमिकल रिएक्शन। यही तो मज़ा है ये केमिस्ट्री में। केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है, और लोगों को जो पढ़ते नहीं, जिनको नहीं पता, उनको एक मैजिक लगता है। जैसे कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे।
ऑक्साइड कैसे बना? बच्चों, जो मैग्नीशियम रिबन है, बर्न होने पे ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन है, जो हम लेते हैं रोज़, रेस्पायर करते हैं, तो वो ऑक्सीजन ये मैग्नीशियम से कंबाइन होता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देख सकते हैं आप लोग व्हाइट पार्टिकल्स, क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। रीड करते हैं हम इसे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ये हुआ इसका कंक्लूजन। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, इसमें क्या है? टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, हैंडल द एसिड विथ केयर। What do you observe anything happening around the zinc? Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? जैसे कि ये है, इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। फ्लास्क आप देख रहे हो, ये कोनिकल फ्लास्क। इसके अंदर हम थोड़े बहुत ग्रेन्यूल्स लेते हैं। ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं जिंक के, जिंक पार्टिकल्स लेते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल थोड़ा-सा अगर आप उसको टच करेंगे, अभी तक ग्रैन्यूल्स में कुछ रिएक्शन नहीं। जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, हल्का-सा फ्लास्क अगर हम टच करेंगे तो थोड़ा-सा वार्म हो जाता है, वार्म होता है और उसमें थोड़े से क्रैकलिंग साउंड भी आते हैं। क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। सल्फ्यूरिक एसिड किससे क्या होता है फॉर्मूला? H2SO4। तो हाइड्रोजन फॉर्म होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्ट करता है। में से ग्लास ट्यूब लगाया गया है, देखो इसमें होल रहता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये सब एक्सपेरिमेंट आप जब करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ। चलो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा वो एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज क्वाइट लॉन्ग। जैसे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे, अब उसको इतना पूरा स्टेटमेंट में हम लिखने जाएंगे तो 2-3 लाइन तो हमारा जाएगा और उतना टाइम वेस्ट भी होगा। इससे अच्छा इन शॉर्ट हम कैसे लिखेंगे इसको, वो मेथड के लिए आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है केमिकल इक्वेशन। समझे बच्चों? अब इससे भी और शॉर्ट में हम कैसे बना सकते हैं? जैसे कि हर एक एलिमेंट जो दिख रहा है आपको, उसका एक शॉर्ट फॉर्म रहता है, जैसे एब्रिविएशन रहता है। मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं Mg, है ही उसका, और ऑक्सीजन का O2 कंबाइन होकर रिएक्शन मिलता है MgO। ये होता है केमिकल रिएक्शन, ये आप देख सकते हो बच्चों। और शॉर्ट में ये होता है लिखने का तरीका, और इसमें हमको ये भी बताना रहता है कि सॉलिड स्टेट में कौन सा है, गैसियस में कौन सा है, लिक्विड कौन सा है। तो जैसे कि इसमें आपको पता चल रहा है, इसमें से मैं पूछूं कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैस कौन सा है। चलो ऑक्सीजन तो आप बता लोगे, उतना तो आपको पता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, तो वो सब जानने के लिए हम उसका भी शॉर्ट एब्रिविएशन हम लिखते हैं इक्वेशंस में। देखो ये एक मेथड है पूरा केमिकल इक्वेशन करेक्टली लिखने के लिए। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ये होते हैं फिजिकल स्टेट नोटेशन। जैसे आयन, Fe, आयन को डिनोट करते हैं Fe से। और एस क्या है? ये जो स्मॉल एस ब्रैकेट में है बच्चों, ये है सॉलिड। सॉलिड का एब्रीविएशन हमने एस लिख दिए है ताकि पता चले कि ये आयन सॉलिड स्टेट में है। अब H2O, वैसे होता तो मैं नहीं लिखा रहता तो क्या बोलते बच्चों आप लोग? लिक्विड। लिक्विड नहीं है, ये गैशियस फॉर्म में है, क्योंकि देखो ब्रैकेट में G लिखा है। G नोटेशन किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। अब ये Fe3O4 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होंगे, कोई कंपाउंड कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसमें भी देखो लिखा है ब्रैकेट में एस मतलब सॉलिड। अब H2G लिखा है मीन्स गैस। तो ये होता है पूरा इक्वेशन। फिजिकल स्टेट के साथ हम पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है।
और इतना पूरा हमें लिखने की डिस्क्रिप्शन ज़रूरत नहीं है। ये होता है केमिकल इक्वेशन। आपको समझ में आया बच्चों? कैसे केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं? और ये बहुत ही यूज़फुल है। इतने बड़े-बड़े रिएक्शंस कोई लिखता नहीं। उसको ये एब्रिविएशन फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाता है और इससे अंडरस्टूड करना बहुत ही आसान रहता है। और ये सब आपको कुछ नहीं, मिनिमम 30-40 एलिमेंट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे विथ एब्रिविएशंस। वो हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं आगे लिस्ट भी दूँगी, क्या-क्या आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे करिएगा, तो आपको हो जाएगा कैसे करना है। अब होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन, कोई भी चीज़ हो, बैलेंस होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसी तरह केमिकल इक्वेशन भी है, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, दैट इज़ बेटर। तो हम देखते हैं, ये देखो एक केमिकल इक्वेशन, जिंक प्लस H2SO4 देता है जिंक सल्फेट प्लस H2। ये है फॉर्मूला से, देखो फॉर्मूला से ही हमको पता चल गया, बस सबके नाम पता रहने चाहिए। पूरा लिखने की ज़रूरत पड़ी? इतना बड़ा-बड़ा नहीं ना, तो इसके लिए ये होता है केमिकल रिएक्शन लिखने का फ़ायदा। अब इसमें हम देखेंगे बैलेंस कैसे है। फिर होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड है वो है लेफ्ट हैंड साइड और वो होता है रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट हैंड साइड है वो होता है प्रोडक्ट। जैसे जिंक H2SO4 जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उससे रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इसमें बच्चों हमको बैलेंस कैसे करना है, देखना है कि जितने, सिर्फ आप हमें ये बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड कितने एलिमेंट हैं। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, टोटल 4 है और ये साइड भी उतने हैं। बस उनके नंबर्स कितने हैं वो देखना है कि दोनों साइड सेम है कि नहीं। जिंक देखो, हम स्टार्ट करेंगे जिंक से। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में जिंक के कितने एटम हैं? 1 हैं। अब राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम हैं? 1 हैं। तो मतलब जिंक बैलेंस्ड है, हर एक एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप, हाइड्रोजन चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। क्या राइट हैंड साइड में भी 2 है? हाँ 2, देन इट्स डन, ये भी बैलेंस है। अब सल्फर देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर के कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में देखो बच्चों 1, तो ये भी बैलेंस है। अब सेम तो इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में? 4। राइट हैंड साइड में भी 4। तो ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ता है, एक एक एलिमेंट चेक करने पड़ते हैं, दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें देखो ये बैलेंस कैसे किया जाता है। आयन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आयन कितने एटम्स है? आयन के लेफ्ट हैंड साइड में आयंस के कितने एटम्स है बच्चों? 1। और यही राइट हैंड साइड में कितने हैं? 3। क्या ये बैलेंस है? नहीं। तो अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में दोनों साइड में बॉक्स बना देंगे हर एक एलिमेंट पे या कंपाउंड पे, लेकिन उसके कोई चीज़ हम चेंज नहीं करेंगे, कोई भी नंबर ऑफ एटम्स हम चेंजेस नहीं करेंगे, जो जैसा है उसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे उसके बाहर। फिर सेकेंड स्टेप में हम कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहले कॉलम में एलिमेंट के नाम होंगे, सेकेंड कॉलम में रिएक्टेंट मीन्स LHS साइड के नाम होंगे, थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट मीन्स RHS साइड के नंबर होंगे। सॉरी, एलिमेंट के एलिमेंट के नाम होंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में रिएक्टेंट के नंबर होंगे और थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट के नंबर होंगे। ऐसे हम लिखेंगे। और कन्वीनियंट क्या रहेगा, स्टार्ट करना है बैलेंसिंग विद द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब इसमें से हम देखेंगे कि किसको सबसे ज़्यादा एटम्स किसको है दोनों साइड में। सबसे ज़्यादा हमको दिख रहा है ऑक्सीजन के पास है, तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि जो ज़्यादा है वो जल्दी बैलेंस हो जाए, तो बाकी सब आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे।
ऑक्सीजन 4 है तो इधर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन 2 पहले से था, उसमें 4 मतलब 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, इधर कोएफिशिएंट हम 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन 8 हो जाएगा बच्चों। देखो जैसे कि ये देखो 1 इंटू दिस वाटर मॉलिक्यूल 4 इंटू Fe3O4 इन प्रोडक्ट, इधर आएगा 4 Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4, तो ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बच्चों। तो ये हो गया पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, आयन और हाइड्रोजन अभी तक बैलेंस नहीं है, तो इसमें से पार्टली बैलेंस करेंगे। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन का देखो पहले हमको 4 मिला था 4H2O, तो कितना हाइड्रोजन हुआ इधर 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन हुआ, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं, तो इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। ये भी हुआ पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी तक हमारा आयन भी बचा है बच्चों, तो देखो अब आयन कितना है, इधर 3 है, 3 आयन है, अब इधर तो अकेला है तो और अच्छा है, 3 कोएफिशिएंट लिखेंगे तो आयन भी बैलेंस हो गया। अब ये पूरा हम साथ में लिखेंगे, 3 आयन प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, बैलेंस्ड, इसे कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हें, सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स कैसे लिखते हैं, तो एब्रीविएशन में लिखते हैं ताकि ये आसान होता है हमको करने में। आयन कौन से स्टेट में है, जैसे हम देख सकते हैं S लिखा है तो सॉलिड स्टेट में है। वाटर, वैसे हम सोचेंगे वाटर लिक्विड ही होता है, नहीं, स्टीम भी होता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है, तो इसके लिए G लिखा है एब्रीविएशन में, ये हमारे काम को और आसान बना देता है। ठीक है, तो अब चलो बच्चों इतना ही नहीं है, ये तो चलो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिख लिए। अब कुछ तो ऐसा है कि आयन या वाटर कुछ भी रिएक्ट करेगा तो कोई ना कोई टेम्परेचर भी चाहिए रहता है, लाइट चाहिए रहता है, रिएक्शंस में प्रेशर भी इंक्लूड होते हैं, तो जो जिसका रिक्वायरमेंट है वो कैसे शो करेंगे, हमको केमिकल रिएक्शन से सब बताना है। तो रिएक्शन कंडीशंस भी बता सकते हैं हम, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब इंडिकेट करते हैं, किसके ऊपर लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। आप देख सकते हैं के ऊपर लिखा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2O 340 ATM। ATM क्या होता है बच्चों, ATM मतलब एटमॉस्फेयर, तो ये प्रेशर बता रहा है कि एटमॉस्फेयर, ये सब हम इंडिकेट करते हैं एरो के ऊपर। और ये देखो दूसरा रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन, इस पे तो एक पूरा टॉपिक ही है आपका, समझ लो बच्चों कि क्या है, आपको समझ में आ रहा है। ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबको पता है क्या होता है, इससे प्लांट अपना खुद का फूड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसका भी देखो रिएक्शन कंडीशन हमने एरो के ऊपर लिखे हैं, जैसे कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है ग्लूको, ये C6H12O6 एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और इसको ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये C6H12O6। ठीक है बच्चों, ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विथ ऑल द इंडिकेशंस। जो भी रहता है एरो के ऊपर लिख दो तो ये और इजी बना देता है, नहीं तो बड़े बड़े सेंटेंस लिखो उसको पढ़ो, ये सब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शंस अपने आप बाय हार्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिस करने से हमको समझ भी आता है कि बैलेंस कैसे करना है, क्या कैसा है। तो ये है कुछ क्वेश्चंस बच्चों, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो अच्छे होते ही है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए भी जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोच के इसे इग्नोर मत करो बच्चों, ये प्रैक्टिस करो अच्छे से। यही सब क्वेश्चंस आपको आएंगे बोर्ड एग्जाम में, कुछ अलग से नहीं आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशंस है, जैसे हमने ऊपर देखे हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, आप मेरे साथ लिख सकते हो बच्चों, जैसे मैं बता रही हूँ। हाइड्रोजन का एब्रीविएशन H लिखो, क्लोरीन का
Cl2 लिखो और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो HCl ट्वाइस आएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही बाकी सब आप करो और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट हो बच्चों वो कमेंट बॉक्स में डालिए। और अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शंस हमें पता चल गया क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स भी होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट टाइप हम करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से हमको समझ में आता है क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। कोई भी चीज़ का, जैसे वर्ड कॉम्बिनेशन से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ कंबाइन करके नया चीज़ फॉर्म होगा, तो वो होगा कॉम्बिनेशन। तो देखो बच्चों क्या है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, अब कॉम्बिनेशन से ही हमको समझ में आता है वर्ड से, कोई भी चीज़ कंबाइन करके कोई नई चीज़ बन रही है, तो रिएक्शंस में भी सेम चीज़ यूज़ होता है। जैसे कि देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस फ्लेक्ड लाइम। फ्लेक्ड लाइम को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो नॉर्मली हम क्विक लाइम बोलते हैं। और वो अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो स्लेक्ट लाइम फॉर्म होता है, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। और ये एक्यू क्या है, एक्विस मीन्स वाटर, और हीट फॉर्म होता है। ये होता है एक रिएक्शन। जैसे कि कंबाइंड रिएक्शन में हम देख सकते हैं CaO प्लस H2O दोनों कंबाइन हो गए हैं। ये नहीं हुआ कि इसका एलिमेंट अलग गया, नहीं ना, दोनों कंबाइन हुए। देखो इसमें कंबाइन हुए कि नहीं, CaOH ट्वाइस हमको मिला, इसलिए इसे कहते हैं कंबाइन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is called combination reaction. यह है बच्चों इसका डेफिनेशन। आपको समझने के लिए तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आपको समझना है, लेकिन हमको पेपर में परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन वैसे भी नॉर्मल लैंग्वेज में है, सिंपल, कोई ज़्यादा वो नहीं है, कर सकते हैं इसको, लेकिन ध्यान दीजिएगा। और समझने के लिए जैसे 2-3 रिएक्टेंट हमारा कंबाइन होके लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A solution of slaked lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing walls. ये देखो क्या लिखा है, इसको रीड करो बच्चों। स्लेक लाइम, स्लेक लाइम मतलब चूना जो हम दीवारों पे लगाते हैं वैसा, उसका रिएक्शन 1.13 यूज़ होता है वाइट वॉशिंग वॉल्स में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and give a shining finish to the walls. It is interesting to note that chemical formula for marble is also CaCO3. मार्बल का भी फॉर्मूला क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यही होता है जैसे हम अपना दीवार देखो वाइट वॉशिंग कराते हैं, पेंटिंग होता है, देखते नहीं, उसमें भी हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री यूज होता है। नॉर्मल चीज़ें भी आप समझ सकते हैं इससे। ये देखो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर। सम मोर एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, 2-3 बार लिखोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। और ये एब्रीविएशंस भी साथ में लिखना, गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, क्या है, कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। बर्निंग ऑफ कोल, कोल कार्बन, इंडिकेट करते हैं कोल को कार्बन से। कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होता है, तो इसके लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बना रहा है, आप देख सकते हो बच्चों। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर का भी वैसा ही है,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 2H2O. In simple language we can say कि 2 or more सब्सटेंस जैसे एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 2 or more एलिमेंट्स कंपाउंड्स जो रिएक्ट होके सिंगल when 2 or more substance element or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. Okay बच्चों, समझ में आया आपको? Reaction in which heat is released along with formation of product is called exothermic reaction. अब ये exothermic reaction क्या होता है? इसमें हम देख सकते हैं कि देखो रिएक्शन में बताई थी ये वाला क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट होता है, स्लेक लाइम जो बनाया, और ये हीट निकलता है. हीट निकलना मतलब हीट रिलीज होना. कोई भी रिएक्शन से अगर हीट जब रिलीज होता है, हीट बाहर निकलता है, उसे कहेंगे एक्सो. एक्सो मतलब बाहर जाना. थर्मिक मीन्स हीट. एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी रिएक्शन से हीट जब बाहर जा रहा है, निकल रहा है, उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखो बच्चों. ये होता है CH4. CH4 क्या है? मीथेन बोलते हैं इसे. CH4 आपको नोमेनक्लेचर बाद में आएगा बच्चों, अभी के लिए इतना समझो. मीथेन प्लस CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है. वाटर क्या है? गैसियस फॉर्म में है. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एग्जाम्पल है इसका. ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डू यू नो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, वो हमें समझ में आता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है रेस्पिरेशन का इक्वेशन ही है पूरा, इससे आपको खुद ही समझ में आएगा. कोई भी चीज़ में अगर ऐसा लिखा है राइट हैंड साइड आपके, मीन्स प्रोडक्ट के साइड में हीट, एनर्जी, ये सब चीज़ लिखा है, रिलीज हो रहा है, राइट हैंड साइड में लिखा है, तो मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और कोई भी रिएक्शन में अगर हीट या ये हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड में है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. चलो बच्चों, आप लोग अब ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी के लिए हम सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझेंगे. जैसे कि इसमें देख सकते हैं रेस्पिरेशन का ये पूरा इक्वेशन है. ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी. एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक एग्जाम. रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये याद रखना. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सब एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना बच्चों, कुछ वो नहीं है. कोई भी चीज़ डिकम्पोज होगा हम समझ सकते हैं उसमें से डिफरेंट गैसेस रिलीज होने ही वाले हैं, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ. ये एग्जाम्पल्स कैसे है बच्चों, ये सब लिख के प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से बाय हार्ट हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और बाकी कुछ डाउट हो तो मैं हूँ आपके लिए. अब सेकंड है कॉम्बिनेशन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, अब इसे हम समझेंगे. ये एक एक्सपेरिमेंट है, चलो एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. जैसे ये देखो, ये जो टोंग से पकड़ी है ना ये लड़की ने, ये है टेस्ट ट्यूब बोलते हैं. इसके अंदर हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट डालते हैं, क्रिस्टल्स डालते हैं, थोड़े से 2 ग्राम उसमें डालते हैं, और ड्राई है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब. नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. जब डाले हैं तब उसका कलर नोट करके लिख लो. और उसके बाद हीट करना है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प. फिर उसको हीट करो, और इसमें कुछ तो चेंजेस होंगे कलर के, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है. यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर. जब ये हीट निकलेगा कुछ ना कुछ उसका स्मेल भी आएगा. ये होता है, अब देखो इसका रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हमने डाले थे, FeSO4 जिसे कहते हैं, क्रिस्टल सॉलिड में होता है, और उसको हम हीट करने लगे.
जैसे कि आप देख सकते हैं वो क्रिस्टल्स को हीट कर रही है। अब इसका बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो सल्फर कहाँ गया? ये डिकम्पोज हो रहा है, मतलब एक से हमको 2 से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये आपको दिख रहा है बच्चों, एक रिएक्टेंट से 2 से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं डिकम्पोज होके, वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखो, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products। देखो जैसे कि मैंने बताया वही है, सिंपल प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, तो वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बड़ी चीज़ को छोटे छोटे चीज़ में कन्वर्ट किया गया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। डिकम्पोज होता है कोई भी चीज़ तो कम होता है, वैसा वो हिसाब से। तो इससे थोड़ा हम रीड करेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स बोले तो उसमें 7 मॉलिक्यूल वाटर रहेगा क्योंकि ये क्रिस्टल है। तो फेरस सल्फेट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल हीट करने पे, और कलर ऑफ क्रिस्टल भी चेंज होगा। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, जैसे कि हम देख सकते हैं Fe2O3 में डिकम्पोज हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड मिला और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। इसमें लिखा है और हम रिएक्शन से ही पता चल रहा है। फेरिक ऑक्साइड देखो एब्रीविएशन में S लिखा है सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड G गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड G इट इज ऑल्सो अ गैस। ओके, अब ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट हीट होने पे क्विक लाइम देता है प्लस CO2 देता है। लाइमस्टोन CaCO3 हीट हुआ, डिकम्पोज हुआ, ये पूरा रिएक्टेंट देखो दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हुआ, CaO क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये भी एक एग्जाम्पल देख लो। ऐसे क्या जितने आपके एग्जाम्पल्स है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो बच्चों। से बाहर से कुछ नहीं आता पेपर में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करने में आपको बाई हार्ट हो जाएंगे सारे रिएक्शन। ये ये एक्सपेरिमेंट भी हम देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड विथ टोंग एंड बर्न इट, बॉयल इट, हीट इट ओवर द फ्लेम। हीट करना है, जैसे कि इसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिए और इसको बर्न करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या होता है। ऑब्जर्व करेंगे ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, जो फ्यूम्स जो आते हैं ब्राउन कलर के वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रहते हैं। डाइऑक्साइड के बच्चों हम देख सकते हैं लेड नाइट्रेट फॉर्मूला देखो, लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेड ऑक्साइड हीट करने पे लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये है इसका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से हमें खुद ही समझ में आता है कि अलग अलग फॉर्म में स्टेट्स में है। ये तो सब सॉलिड स्टेट में है, एक NO2 और O2 गैस में देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के में रखेंगे, देखो कैसे ग्रे होते जा रहा है। वैसे तो जो हमको बाबा बाबा लोग दिखाते हैं जादू जादू, ये सब केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसीलिए कभी ब्लाइंड फेथ फॉलो नहीं करना चाहिए। देखो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो हमको पता चलेगा ये सब एक केमिकल रिएक्शन है, आपको बच्चों कोई धोखा नहीं दे सकता। चलो देखो बच्चों, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में सिल्वर देता है और Cl2 फॉर्म होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होता है सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। सेम सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम वे में ये बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सनलाइट में Ag प्लस Br2 देता है गैस फॉर्म में। दिस अबाव रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारे फोटोग्राफी में यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होता है। ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, आप लोग बुक में मार्क कर लो एक बार रीड करके। तो सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर प्लस ब्रोमाइड देता है रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे, करो
एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको मैंने देखो एक्सोथर्मिक के साथ ही बताई थी, तो बोली भी थी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो आ गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, वो देखो। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था कि प्रोडक्ट के साथ अगर कोई भी एनर्जी रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रहा है, कोई भी फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वो होता है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर जा रहा है, थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी यूज होती है, उसे कहते हैं एंडो मीन्स इन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। में देखो सब जगह एनर्जी लग रहा है। अब सिल्वर ब्रोमाइड अपने आप तो सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट होगा नहीं जब तक उसके अंदर कुछ एनर्जी नहीं लगेगी, चाहे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी। तो हमने लाइट एनर्जी यूज़ की है सनलाइट की, तो वैसे रिएक्शन फॉलो हुआ। जिसमें भी एनर्जी यूज़ होता है किसी भी फॉर्म में, वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमारा सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया। और थर्ड आता है, ये सब आप प्रैक्टिस करना बच्चों, ये सब रिएक्शंस कैसे क्या है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो वर्ड है आ रहा होगा बच्चों, डिस्प्लेस। नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं डिस्प्लेस करना क्या होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ को किसी चीज़ से डिस्प्लेस किया गया हो, उसके जगह दूसरी चीज़ आ गई हो। वैसे ही सिंपल लैंग्वेज में तो हम यही बोलेंगे। सेम चीज़ होता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि हम देख सकते हैं बच्चों, अब देखो ये एग्जांपल्स देखो। आयन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 फॉर्म, ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, ये है केमिकल रिएक्शन। दोनों रिएक्ट करते हैं, फॉर्म होता है आयन सल्फेट प्लस कॉपर। अरे इसमें देखो रिएक्टेंट में बच्चों क्या था, कॉपर तो सल्फेट के साथ था, SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। अब इसमें तो सल्फेट के बदले आयन के साथ चला गया कॉपर, सॉरी कॉपर सल्फेट के साथ था और इसमें सल्फेट के साथ आयन आ गया प्रोडक्ट में। ऐसे कैसे, तो यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर को आयन ने डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस, जैसे कि आयन डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर की जगह आयन आ गया, तो इसके लिए बोलते हैं आयन सल्फेट फॉर्म हुआ और कॉपर साइड में। ऐसा होता है, फिर डिफरेंट रिएक्शन। ये सब ऐसे होता है बच्चों, ये सब इनके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। आपको वो आएगा आगे, तो ये जितने एग्जाम्पल से आप एक बार प्रैक्टिस करके वो आ जाएगा क्या कैसा है। उसके बाद वो जो सीरीज़ होते हैं वो आपको आगे समझ में आएंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। वो एक्टिविटी लेवल पे उनके डिपेंड करता है कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। कॉपर आयन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट रूल है, तो आपको समझ में आएगा बच्चों। ये आप अभी के लिए इतना समझो, आयन प्लस कॉपर सल्फेट, आयन सल्फेट देगा और कॉपर। जैसे ये भी एग्जांपल देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह जिंक ने ले ली। इसमें देखो प्रोडक्ट में देख सकते हो बच्चों, हाँ ये हो गया एग्जाम्पल। और लेड प्लस कॉपर क्लोराइड देता है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। समझ में आया, ये क्यों कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता कि कोई भी एटम किसी को भी डिस्प्लेस कर दे। जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। आयन कॉपर को डिस्प्लेस क्यों कर पा रहा है, क्योंकि आयन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है बच्चों। और जिंक कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर पा रहा है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। सिमिलर वे में लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम समझेंगे। एग्जाम्पल्स है, इसको आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट हुआ। एक्टिविटी चलो देख लेते हैं एक बार क्या है ये एक्टिविटी। टेक 3 आयन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आयन नेल्स देखो, 3 आयन नेल्स लिया गया है इसके अंदर और उसको रब करते हैं कि कोई भी ऑक्साइड पार्टिकल ना हो, वाटर पार्टिकल ना उसमें
स्क्रब करके एकदम फ्रेश करते हैं। और टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड ए एंड बी, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं। ये ब्लू कलर क्या है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, वो ब्लू कलर का होता है। टाई करेंगे 2 आयरन नेल्स को विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में डाल देने का। इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में टेस्ट ट्यूब बी में डाल देने का। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, एक को साइड में रखने का। 3 लिए थे, 2 को डाल के रखो, एक को साइड में रखो। 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो 2 कॉपर सल्फेट में डाले हैं उन दोनों को भी बाहर निकाल दो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब A and B. Also compare the color of iron nails dipped in the copper sulfate solution. Kept one aside. Iron nails dipped. ये देखो डिफरेंट हमको समझ में आते हैं ना टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस में। ये होता है जो विदाउट रिएक्शन था। आयरन नेल जो बाहर था वो, आयरन नेल जो कॉपर सल्फेट से निकाला गया था वो ऐसा हो गया ब्राउनिश इन कलर, बिकॉज इट रिएक्टेड, वाटर के कांटेक्ट में आया सल्फेट के ऑक्सीजन के, तो वो हो गया, डिस्प्लेस कर दिया आयन ने उसको, कॉपर सल्फेट को। इसमें देख सकते हो एक्सपेरिमेंट में, ये पूरा एक्सपेरिमेंट रिएक्शन भी हमने पढ़े, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में समझ में आता है, दो चीज़ भी डिस्प्लेस होगी। तो वैसे ये इसमें देख सकते हैं हम रिएक्शन में खुद ही, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, जैसे NaCl इससे कंबाइन हो गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, बेरियम को, सोडियम आ गया इसके जगह पे। और इधर देखेंगे तो बेरियम सल्फेट आ गया, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। डबल मतलब 2 जन ने डिस्प्लेस किए हैं ना। सोडियम ने किसको डिस्प्लेस किया है, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, और सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया NaCl में। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन जिसे बोलते हैं, आपको अभी ये समझ का फुल फॉर्म देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, तो कंबाइन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि सल्फ, इसमें चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, इसको 1 ग्राम कॉपर पाउडर है, उसको हीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। पहले ये ब्राउन था, हीट करने पे ये ब्लैक क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हीट करने पे इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये ऑक्सीजन कॉपर से रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि कॉपर से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है जो ब्लैक है। ओके, if hydrogen is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown. As the reverse reaction takes place, copper is obtained. जैसे हम देख सकते हैं ये हीट हुआ था तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक हुआ था, अब ये वापस से कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन पास करेंगे, हीट करेंगे तो कॉपर प्लस वाटर देगा, तो रिवर्स रिएक्शन हमको मिल जाएगा। ये होता है ऑक्सीडाइज्ड, सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये प्रोसेस में रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड, और hydrogen is gaining oxygen and being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while other gets reduced. Such a reaction is called oxidation reduction reaction or redox reaction. ये रिएक्शन को देखो बच्चों, क्या बोलते हैं हम, एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसमें हमने देखे हैं उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों
देखो इसमें हम देख सकते हैं फ्लो चार्ट के जरिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीट करने पे कॉपर देता है प्लस H2O देता है। कॉपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो इतना ही हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होके वाटर फॉर्म कर रहा है और ये ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो ये होता है रिडक्शन। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एलिमेंट, कोई भी अगर मॉलिक्यूल में से जैसे CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो होता है रिडक्शन प्रोसेस। समझो बच्चों, रिडक्शन प्रोसेस। और किसी में भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो होता है प्रोसेस। हाइड्रोजन से H2O मिल रहा है तो ये होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लेगा तो वो होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकालेगा, ये याद रखना हमेशा। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन लेगा। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, H2O बना रहा है तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन निकाल रहा है, Cu बना रहा है तो ये होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंट डेफिनेशंस भी है बच्चों, तो ये हम ये लर्न करेंगे, अभी के लिए समझेंगे। ये भी डिफरेंट देखो रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल है। ZnO प्लस कार्बन गिव्स ZnCO। अब इसमें देखो ZnO में Zn में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसने ऑक्सीजन को निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया Zn में जाने के लिए, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब इसमें ही देखो कार्बन ने CO में जाने के लिए ऑक्सीजन को ले लिया तो ये हुआ CO, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या आप समझोगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा। सेम वे में MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हो गया हमारा रिएक्शन। Have you observed the effect of oxidation reactions in everyday life? अब हम कुछ देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल। लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं, सिर्फ रीड करो और हमारे डेली लाइफ में खुद ही इतने एग्जाम्पल्स है कि आपको समझ में आएगा। अब कोरोजन क्या होता है? जैसे कि आयन का नेल देखे ही हो, हिल्ला नेल जो रहता है वो आयन का रहता है। उसको हम कुछ दिन तक ऐसे ही रख दें तो वो कैसे, कौन से कलर का हो जाता है? पूरा ब्राउन ब्राउन हो जाता है कि नहीं? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, फिर हम इसको रीड कर लेंगे। रेडिश ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है कि नहीं बच्चों? हो जाता है ना, वो होता है रस्टिंग ऑफ आयन। कोरोजन वो उसका प्रोसेस है, वैसे होता है, हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर में भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है आयन से रिएक्ट करता है, वो एक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करता है, तो वो होता है रस्टिंग, उससे होता है, या कोरोजन होता है। और सिल्वर का भी वैसा ही है, जो चांदी होता है। अच्छा कर, ये लोग फ्लो तोड़ देते हैं। तो जैसे बच्चों हम देख सकते हैं आयन में भी वैसे ही होता है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताई। और सिल्वर, अभी चांदी देखते हैं हम, चांदी का पायल या कोई भी चीज़ हम पहनते हैं, शुरू शुरू में कितना उस पर शाइन रहता है, फिर कुछ दिन बाद देखेंगे धीरे धीरे ब्लैक होते जाता है, ब्लैक कोटिंग उस पर फॉर्म होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है कोरोजन के। और ये ऑक्सीडेशन का है पूरा, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व ही है। ये सब सिंपल एग्जाम्पल्स है बच्चों जो हम देख सकते हैं। ये आप रीड करोगे आपको खुद ही समझ में आएगा। देखो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कैसे है। कोरोजन, you must have observed that you must have observed that iron particles are shiny when they are new but get coated with reddish brown powder। देखो जैसे कि मैंने बताई आपको reddish brown powder when left for some time, this process is called rusting। हम बोलते हैं ना अरे आयन पे जंग लग गया, तो वही होता है rusting। Some other metals also get tarnished on this manner। Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, it is said to corrode and this is called corrosion। जैसे कोई भी मेटल रिएक्ट करता है, जैसे कि हमने देखे मॉइस्चर से, एसिड से, ऑक्सीजन से, तो वो कोरोड होता है, खराब होने लगता है, अपने आप उस पर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कोरोजन। सिमिलरली ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सब एग्जाम्पल है बच्चों, ये सब आप लर्न कर लेना। कोरोजन कॉजेज
डैमेज, कोरोजन क्या है, कोरोजन कॉज करता है डैमेज, कोरोजन की वजह से बहुत डैमेज भी होता है बच्चों, जैसे कि कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, ships and to all object made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. जैसे कि हम देखो आए दिन कहीं ना कहीं सुनते हैं ब्रिज गिर गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो ये सब किस लिए हो, किस वजह से होता है, कोरोजन की वजह से। अच्छा मेंटेनेंस चाहिए रहता है, कोई भी चीज़ अगर आयरन का बना है तो उसका मेंटेनेंस भी अच्छा होना चाहिए, आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होता। ये हो गया एक एग्जाम्पल, कोरोजन प्रोसेस हो गया पूरा। अब दूसरा देखेंगे हम, रेंसिडिटी क्या होता है। जैसे बच्चों कोई भी हम ऑयल खाते हैं, ऑयल में कोई भी चीज़ खाते हैं तल के, या कोई भी चीज़ होता है ऑयल का, कुछ बहुत दिन बाद कोई ऑयल को स्मेल करो, जैसे खराब खराब महक होता है, हम सोचते हैं ना ये ऑयल कैसे ख़राब हो सकता है, इसको तो हम बॉटल के अंदर रखते हैं, इसको तो हम कितना प्रिजर्व करके रखते हैं, अपने आप ख़राब कैसे होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है बच्चों, अपने आप नहीं कुछ ख़राब होता। जैसे फैट या ऑयल, कोई भी चीज़ ऑयली प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके, तो उसका स्मेल गंदा होता है और धीरे धीरे टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि ऑयल अपने आप ख़राब होने लगा है। जैसे देखो बच्चों, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड। रेंसिड मीन्स वही गंदी सी स्मेल आना, खाने लायक नहीं रहना, तो अलग टेक्सचर ही उसका पूरा बदल जाता है ऐसा। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट में हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए कोई भी देखो हम लेज वेज कुछ भी खरीदते, कितना उन लोग अंदर से पूरा फिलिंग करके रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर रहना चाहिए ज़्यादातर, वो खुला रहा तो कैसे वो हो जाता है, फिर वो चिप्स हम खा नहीं सकते। कोई भी ऑयली प्रोडक्ट वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, फिर वो ख़राब होने लगता है। वैसे हमारा ऑयल या फैट भी है, कितना भी अच्छे से उसको बंद करना पड़ता है, अगर हम नहीं करते, अच्छे से नहीं रखते ऑयल के इसमें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो रेंसिड हो जाता है, फिर उसका टेस्ट स्मेल सब अलग लगने लगता है। तो वो भी एक प्रोसेस है। एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। बच्चों इस पे ध्यान देना, करेक्ट इनकरेक्ट, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। हमें पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, जाकि करेक्ट नहीं पूछा गया है, तो इसमें हम देखते हैं बच्चों। चलो, PbO lead oxide plus C gives Pb plus CO2। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि lead is getting reduced। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे lead है, lead ऑक्साइड है, lead ऑक्साइड से lead बन रहा है, मतलब lead में ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है। ये क्या हो रहा है, lead ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। lead ऑक्साइड से क्या बन रहा है, lead बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। मैंने आपको पहले क्या बताई थी बच्चों, कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जब निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। विच रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड रिड्यूस हो रहा है, तो इसे हम टिक करेंगे बच्चों। अब सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसमें हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, नहीं, इसमें पहले से ऑक्सीजन है, तो ये भी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, आप देख सकते हो, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। पहले मैंने आपको समझाई थी कि कोई भी चीज़ से ऑक्सीजन अगर निकलेगा तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ये देखो, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये है करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। और सेकेंड में कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन में ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है बच्चों, तो ये होता है मतलब कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट देखो बच्चों, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, लेड में से ऑक्सीजन निकल नहीं रहा है, बल्कि लेड से अगर लेड ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन उसमें जा रहा है, तो लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों। और सिमिलर वे में कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन बन रहा है तो ऑक्सीजन निकल रहा है, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है वो रिड्यूस होता है बच्चों। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आप स्टेटमेंट से अगर सही ढूंढ रहे हैं तो बाकी दो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको अपने आप मिल जाएंगे।
तो इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है। देखो ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा बच्चों। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ये आपको कौन सा रिएक्शन दिख रहा है बच्चों? अब आप लोग सोचो, मैं आपको बताती हूँ। रिएक्टेंट में देखो Fe2O3 प्लस Al और प्रोडक्ट में Al2O3। तो Fe को किसने डिस्प्लेस किया बच्चों? Al ने डिस्प्लेस किया, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में, और आयन हमको अलग से मिल ही गया। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ही डिस्प्लेस हुआ है, ना कि दो चीज डिस्प्लेस हुआ है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है बच्चों। ओके, व्हेन, चलो हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे बच्चों अब। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। जैसे कि हम देख सकते हैं, आयन फिलिंग्स को किसी टेस्ट ट्यूब में किसी में डालेंगे और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन, सब ऑप्शंस हम रीड करेंगे। पहला काम करना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बच्चों, हमको सब ऑप्शंस रीड करने चाहिए, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए हम देखेंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ये है एक रिएक्शन, Fe प्लस HCl देगा हमको FeCl2 प्लस H। ये फर्स्ट रिएक्शन फॉर्म हुआ। और क्लोरीन गैस और आयन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा बच्चों? नहीं बनेगा हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों, अब ये सब क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और फ्री होके पढ़िए, मौज करिए।